अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग मॉडर्न एम्पायर में प्रोस्टिट्यूशन न सिर्फ लीगल था बल्कि गणिकाओं को आम जनता की तरह एक टैक्स पे करना पड़ता था। द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कामासूत्रा इज वर्ल्ड फेमस फॉर द आर्ट ऑफ लव मेकिंग। खजुराहो के इरोटिक स्कल्पचर्स के बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा। इसी तरीके से उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल, हम्पी के विरूपाक्ष टेम्पल, अजंता की पेंटिंग्स और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको एंशिएंट इंडिया से मिल जाएंगे जहां पर आपको इरोटिक इमेजरी आसानी से मिल जाएगी। बट वेट, आप तो अभी से अनकंफर्टेबल होने लग गए। लेकिन दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बातें आज के इंडिया में टैबू टॉपिक्स हैं। ना इन पर ओपनली बात होती है, ना ऐसा कुछ पब्लिकली डिपिक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे कल्चर का पार्ट है ही नहीं, राइट? लेकिन दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसी ही अनकंफर्टेबल बातें। सबसे पहले तो मैं करूंगा थोड़ा सा मिथ बस्टिंग कि आखिर इंडियन इरोटिका के पोस्टर बॉयज कामासूत्रा और खजुराहो की हकीकत क्या है। दूसरा सवाल, क्या एंशिएंट इंडियंस इतने ऑब्सेस थे कि उन्हें इस ऑब्सेशन को हर चीज में एक्सप्रेस करना होता था? आज का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों ये है कि आखिर हमारी ये ओपननेस गायब कैसे हो गई? हम इतने कंजर्वेटिव कैसे बन गए? क्या आज का हमारा इंडियन कल्चर वाकई में ऐसा ही था या हमें इस तरीके का डिलिबरेटली बनाया गया है? इन सब सवालों का जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 अमेजिंग बुक्स रेकमेंड करना चाहता हूँ। वेरी वेल रिसर्च एंड वेरी वेल रिटन। मैंने पर्सनली ये तीनों की तीनों किताबें पढ़ी हैं। सो इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इंडियन हिस्ट्री, हैव अ लुक एट देम एंड आई गारंटी यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो दोस्तों, पहला सवाल डिस्कस करते हैं कि कामासूत्रा और खजुराहो की रियलिटी क्या है। कामासूत्रा को वात्स्यायन ने 3rd-4th सेंचुरी एडी में लिखा था, जो लगभग गुप्ता पीरियड का स्टार्टिंग वाला ड्यूरेशन है। और गुप्ता पीरियड को दोस्तों आपको शायद पता होगा कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं गुप्ता पीरियड में। दोस्तों, कामासूत्रा के रिगार्डिंग ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ सेक्सुअल पोजीशंस उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। मतलब आप देख सकते हो कि 7 में से सिर्फ एक चैप्टर, और उसी चैप्टर को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया कि कामासूत्रा इक्वल्स टू दैट सिंगल चैप्टर, विच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। दोस्तों, चैप्टर 1 में कामासूत्रा के क्लियरली कहा गया है कि किसी भी इंसान के जिंदगी के 3 गोल्स हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो दोस्तों, एक बैलेंस लाइफ की बात की है और काम को एक सीरियस, रिफाइंड और सिविलाइज्ड परस्यूट के रूप में देखा गया है। इनफैक्ट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी टुवर्ड्स इट, क्योंकि दोस्तों हिंदुइज्म में मोक्ष का रास्ता काम से ही होते हुए जाता है। अब दोस्तों, शायद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इस किताब को इस तरीके से इतना डिफेम किसने किया, किसने इस बुक को इतना स्कैंडलाइज कर दिया। तो दोस्तों, एज यूजुअल द विलन इज द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री। दोस्तों, 1883 में एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर एंड एडवेंचरर जिसका नाम था रिचर्ड बर्टन, उसने पहली बार कामासूत्रा को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन ये ट्रांसलेशन छिपा के किया हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड में एक एक्ट उस टाइम पे हुआ करता था जिसका नाम था ऑब्सीन पब्लिकेशंस एक्ट ऑफ 1857। क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड में दोस्तों विक्टोरियन मॉडल्स चला करते थे, बहुत ही प्रूडिश, बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके की सोसाइटी हुआ करती थी, और उन लोगों के हिसाब से इस तरीके की बुक बहुत ही ज्यादा स्कैंडुलस थी। तो रिचर्ड बर्टन ने दोस्तों इस बुक को प्राइवेटली पब्लिश किया, कोई ओपनली पब्लिश इसको नहीं किया गया क्योंकि ये इलीगल हुआ करती थी। और दोस्तों, सरप्राइजिंगली जैसे ही उसने इस बुक को ट्रांसलेट किया, ये चैप्टर नंबर 2 इतना ज्यादा फेमस हो गया कि वेस्ट में उसके बाद जितने भी लोगों ने कामासूत्रा के बारे में लिखा, वो चैप्टर नंबर 2 को ही एम्पलीफाई करके लिखा, और बाकी जितने भी चैप्टर्स थे उनको त्याग दिया गया, उनको अबैंडन कर दिया गया। अल्टीमेटली वेस्ट में कामासूत्रा इतनी रैपिडली दोस्तों पॉपुलर हो गई कि इस बुक को अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में अर्ली 1960s तक, जी हाँ, अर्ली 1960s तक इस बुक को उन्होंने बैन करके रखा। इट वाज ओनली आफ्टर दिस टाइम पीरियड दैट इट वाज ओपनली अलाउड टू बी पब्लिश्ड। दूसरी सबसे ज्यादा स्कैंडुलस चीज दोस्तों जो अंग्रेजों को इंडिया में लगी, वो थे हमारे मंदिरों में डिपिक्शंस। अंग्रेजों को दोस्तों कभी ये समझ में ही नहीं आया कि हिंदुइज्म में इस तरीके की चीजें कैसे डिपिक्ट की जा सकती हैं। उनको इस चीज में सिर्फ उनके क्रिश्चियन मॉडल्स के हिसाब से सिन दिखता था। लेकिन दोस्तों, क्लियरली हिंदुइज्म में ऐसा नहीं था। उनको इस चीज का स्पिरिचुअल रेलेवेंस भी समझ में नहीं आ पाया। दोस्तों, खजुराहो के टेम्पल्स 950 एडी से लेकर 1050 एडी तक चंदेल राजपूत डायनेस्टी ने बुंदेलखंड में बनवाए थे। ये टेम्पल्स दोस्तों 2-4 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 85 थे एक जमाने में। लेकिन आज 85 में से दोस्तों सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 20 मंदिर बचे हुए हैं, और इनमें भी अगर दोस्तों इरोटिक स्कल्पचर्स की बात करें, इनका प्रोपोर्शन हार्डली 10 to 15% है।
मतलब वो 10 to 15% इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया गया कि पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में खजुराहो रिनाउंड है इस तरीके के स्कल्पचर्स के लिए। और ऐसा लगता है कि पूरे टेम्पल प्रेमिसेस में ही हर मंदिर में एक एक मूर्ति में इसी तरीके का डिपिक्शन है। लेकिन दोस्तों आपके माइंड में यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि बाकी ये सब तो ठीक है, लेकिन मंदिर में इस तरीके के स्कल्पचर्स बनाने की क्या जरूरत है, भले ही कितने भी परसेंट हो, 10%, 15%। इसका जवाब दोस्तों हमको रिनाउंड आर्ट हिस्टोरियन देवांगना देसाई देती हैं। उनके अकॉर्डिंग सेंट्रल इंडिया में इस टाइम पे तांत्रिक फिलॉसफी का दबदबा था और तांत्रिक फिलॉसफी में एक तरीके का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, इसलिए इन स्कल्पचर्स का मतलब है पहले काम और फिर मोक्ष। इसी तरीके से दोस्तों कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि क्योंकि ये जो स्कल्पचर्स हैं मंदिर के बाहर की दीवारों पे है, आउटर वॉल्स पे है, तो आउटर वॉल्स बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड को सिग्निफाई करते हैं और फिजिकल वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड जहाँ पे भगवान रहते हैं मंदिर के अंदर, वो जर्नी है उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्या एंशिएंट इंडियंस बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड कि उन्हें हर चीज में इसे पोर्ट्रे करना होता था। दोस्तों इसका आंसर बहुत प्लेन एंड सिंपल है कि हिंदू धर्म के हिसाब से किसी भी इंसान की जिंदगी के 4 गोल्स हैं जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले दोस्तों इसमें धर्म आता है क्योंकि धर्म की बुनियाद पे आपको अर्थ मतलब वेल्थ भी कमाना है और सेंशुअल प्लेजर्स में भी आपको एक तरीके का बैलेंस रखना है, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। तो दोस्तों इंडिया में इस चीज का एक बहुत फिलोसॉफिकल अप्रोच था, बहुत स्पिरिचुअल अप्रोच था, ना किसी ने इस चीज को छुपाया, ना इसमें कोई शर्म का एलिमेंट था। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एंशिएंट इंडियंस लस्ट में डूबे हुए थे। वो लोग बैलेंस, नेचर और हार्मनी को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, ऑब्सेस नहीं थे, सिर्फ ऑनेस्ट थे। तो इन सब बातों को सुन के दोस्तों नेचुरली माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये सारी की सारी उपनिषद आखिर चली कहाँ गई, किस तरीके से हम लोग इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए कि 19वीं सेंचुरी तक आते आते हमको भी ये सब चीजें शेमफुल लगेंगी, अश्लील लगेंगी, वल्गर लगेंगी। दोस्तों पहला कारण तो यह है कि हमारे धर्मशास्त्रों में धीरे धीरे टाइम के साथ कंजर्वेटिवनेस दिखनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों इवन दो गुप्ता पीरियड से पहले लिखा गया था, लेकिन गुप्ता पीरियड के बाद बहुत रैपिडली मनुस्मृति का इन्फ्लुएंस बढ़ता है और मनुस्मृति में दोस्तों शायद आपको पता होगा कि विमेन के अगेंस्ट और लोअर कास्ट के अगेंस्ट काफी सारी ऑब्जेक्शनेबल इसमें बातें लिखी गई हैं। इसी तरीके से अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में दोस्तों सेक्सुअल एक्ट को सिन माना गया है। तो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की समाज में ऑलरेडी बढ़ रही है, कंजर्वेटिवनेस बढ़ रहा है और इस तरीके का थॉट इवेंचुअली पूरे इंडिया में डोमिनेट कर गया। दूसरा रीजन दोस्तों था इस्लामिक इन्वेजन्स। दोस्तों जब इस्लामिक इन्वेडर्स इंडिया में आए उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े, लेकिन जब उन्होंने इस तरीके की चीजें देखी तो दे वर इवन मोर स्कैंडलाइज्ड एंड यू कैन इमेजिन कि किस लेवल पे उन्होंने हमारे टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन किया होगा। दोस्तों खजुराहो में एटलीस्ट 85 टेम्पल्स हुआ करते थे, आज की डेट में सिर्फ 20 बच गए हैं। कई सारे, कितने वी डोंट नो, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, काफी सारे नेचुरल रीजंस की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों देयर इज नो डाउट दैट अ लॉट ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन हैज बीन डन इन द मेडिवल पीरियड। और इसका प्रूफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो मेडिवल टाइम पीरियड की किसी भी टेक्स्ट को दोस्तों आप देख लीजिए जो इस्लामिक कोर्ट में लिखी गई है, उसमें आपको ये बात क्लियरली नजर आ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बची कुची कसर थी वो सारी ब्रिटिश ने आके पूरी कर दी। कई सारे ब्रिटिश स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, थिंकर्स, उन्होंने इंडिया के कल्चर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। बारबैरिक उसको बोला गया, अनसिविलाइज्ड बोला गया और ये कहा कि इन लोगों को सिविलाइज करने की जरूरत है, इन लोगों को मोरालिटी की जरूरत है, इन लोगों को एथिक्स समझाने की जरूरत है। यहाँ पे दोस्तों 3-4 बड़े बड़े नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है दोस्तों जेम्स मिल का। जेम्स मिल दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री में, बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ करता था, जिसने 1817 में दोस्तों एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंडियन हिस्ट्री के बारे में इसने लिखा था दोस्तों, कभी इंडिया में आया नहीं था, एक इंडियन लैंग्वेज आती नहीं थी और इसने जो कुछ सुना था इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, उसके बेसिस पे इंडिया को ऐसा जज किया कि वेस्टर्न वर्ल्ड के आउटलुक को इंडिया के रिगार्डिंग शेप करने के लिए इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसने लिखा कि इंडियन कल्चर इरेशनल, सुपरस्टिशियस, करप्ट है और उसके लिए दोस्तों अनसरप्राइजिंगली उसने कामसूत्र और खजुराहो को ही टारगेट किया। एग्जाम्पल देके बताया लोगों को कि ये देखो इस तरीके की है इंडिया की मोरालिटी। इसके अलावा दोस्तों और भी इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश फिगर्स हैं जिन्होंने इस
व्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल थॉमस मिकॉले, जिसने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लाया था 1835 में। फॉर एग्जाम्पल हिज ब्रदर इन लॉ चार्ल्स ट्रेवलियन, अनदर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया, एंड सब्सिक्वेंटली मैक्स मिलर, जो था तो इंडोलॉजिस्ट लेकिन इसने भी इंडियन कल्चर को विक्टोरियन मॉडल्स के हिसाब से जज किया। तो दोस्तों एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आज हमने तरक्की की है या हम पीछे की तरफ गए हैं? हैव वी गॉन फॉरवर्ड और हैव वी गॉन बैकवर्ड्स? क्या आज हम अपने पास्ट को डिस्कवर करके उससे सीख नहीं सकते? अंग्रेजों से दोस्तों फिजिकली हमको इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन मेंटली इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं मिल पाई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आप मेरे वीडियोस को एंजॉय करते हैं, डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस चैनल एंड बिकमिंग अ मेंबर। हर एक वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों कम से कम 15 से 20 घंटे लगते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट मी इन माय फ्यूचर एंडेवर्स, प्लीज डू गिव इट अ थॉट। इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। दैट वाज ऑल फॉर द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।